पाउलो के शैक्षिक विचारों को आज हम लोग पढ़ेंगे। शैक्षिक विचार कल हम लोगों ने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब शैक्षिक विचार के परिप्रेक्ष्य में पाउलो फ्रेरे के क्या विचार हैं, उनका शैक्षिक चिंतन किस प्रकार से है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, आधुनिक समय से हम शुरू करेंगे। आधुनिक विश्व में हम देखते हैं कि अनेकानेक विषम परिस्थितियों की करा आच्छादित है। मीन्स जो आधुनिक विश्व को हम देख रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं जो आच्छादित हैं। और देखते हैं कि अपने स्वयं के तुच्छ स्वार्थ से व्यक्ति इतना ग्रसित है कि वह दूसरों को क्षति पहुंचाने में लेस मात्र भी संकोच नहीं कर पा रहा है। मीन्स व्यक्ति इस समय या आधुनिक समय विश्व में क्या कर रहा है कि अपने छोटे से एक तुच्छ स्वार्थ के लिए वो दूसरों को क्षति पहुंचाने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए जरा सा भी संकोच नहीं कर पा रहा है। देखते हैं अनेकानेक मानसिक यातनाओं और कुपरिस्थितियों से वह ग्रसित है। वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी मानव को आत्मीय शांति नहीं है। जैसे विज्ञान का जितना भी प्रगति होता चला जा रहा है विश्व में, उसके बाद भी मानव को आत्मीय शांति नहीं है। वह स्वनिर्मित वस्तुओं का कृतदास हो गया है। मीन्स विज्ञान के द्वारा, विज्ञान की खोजी हुई चीज़ों से वह हम कह सकते हैं कि स्वयं से निर्मित वस्तुओं का दास हो गया, गुलाम हो गया है। देखते हैं सामाजिक न्याय का संप्रत्यय विकसित नहीं हो पाया है। सामाजिक न्याय मतलब समाज के की जो न्याय की व्यवस्थाओं ने उसके प्रति वो विकसित नहीं हो पाया, जिसके कारण मानवीय दृष्टिकोण संकुचित और एकांगी हो गया है। यही कारण है कि वह अपने तुच्छ स्वार्थ की खातिर दूसरों की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाता और अन्यायी हो जाता है। मीन्स उनके अंदर सामाजिक न्याय उनके अंदर विकसित नहीं है और छोटे से स्वार्थ के खातिर वह दूसरों की आवश्यकताओं, दूसरों की क्या आवश्यकताएं हैं उनको वो समझ नहीं पा रहा है और अन्याय की रास्ते पर चलता चला जा रहा है। जैसे हम वर्तमान समय में आज हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की कल्पना आर्थिक मनुष्य की कल्पना है। मीन्स ये दोनों समाजवाद पूंजीवाद हैं, कौन कल्पना करेगा? एक आर्थिक मनुष्य ही इन सब की कल्पना करेगा, जो अर्थ और काम को एकमात्र पुरुषार्थ मानती है। मीन्स अर्थ और काम, धन और काम, इन्हीं दोनों को केवल ये लोग अपना एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं। पैसा पैदा हो और दूसरों से किसी न किसी प्रकार से बिना पैसों के, बिना वेतन के हम काम कराएं, यही एकमात्र पूंजीवादी की विचारधारा है, यही कल्पना करते हैं। लेकिन आर्थिक मनुष्य एक अमूर्त प्रत्यय है। मानवतावाद में क्या कहा गया है? मानवतावाद के अंतर्गत अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों को महत्व देकर संपूर्ण मानव को इकाई मानकर चलता है। मीन्स मानवतावाद में हम देखते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सबको महत्व को बताया गया। और देखते हैं कि शिक्षालयों मतलब विद्यालयों में विद्यार्थियों और अध्यापकों को अनेक समस्याएं हैं। अब वर्तमान समय में देखते हैं, या ये विद्यार्थियों की शिक्षालयों में ये समस्याएं बहुत समय से चली आ रही हैं और भी वर्तमान में भी ये समस्याएं हैं कि विद्यार्थियों को भी समस्याएं हैं और अध्यापकों को भी समस्याएं हैं। हम लोग देखते हैं कि आए दिन धरना होता है, घेराव होता है, तोड़ फोड़ होता है, मारपीट जैसे हालात आ जाते हैं, इत्यादि अभद्रताएं विद्यालयों में होती रहती हैं, जिनमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की समस्याएं रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मानवतावादी शिक्षा का अभाव। मानवतावादी शिक्षा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सौहार्द, प्रेम, करुणा, मुदिता का संचार होगा। अगर मानवतावादी शिक्षा हम
लोगों को प्रदान करेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सौहार्द होगा, प्रेम होगी, करुणा होगा, मुदिता का संचार होगा और सर्वत्र शांति और भ्रातृत्व होगा। मीन्स में मानवतावादी शिक्षा जब प्राप्त होगी ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी लोगों के अंतर्गत, और जिसके कारण विश्व में शांति और विश्व बंधुत्व जैसी भावना विकसित होगी। यहीं पर फ्रेरा ने कहा, यहीं पर फ्रेरा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें फ्रेरा से ही संबंधित हैं, क्योंकि इस फ्रेरा एक मानवतावाद के सच्चे समर्थक थे। वो मानवतावाद को अधिक मानते थे, इसलिए इन चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। तो फ्रेरा ने भी कहा है कि निरंकुश राज्य और संपन्न लोग नहीं चाहते। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि जो राज्य और ये संपन्न लोग, पूंजीवादी लोग हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान, छोटे मजदूर या निम्न वर्ग के लोग पढ़ें लिखें या पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में आगे आएं। शिक्षा का आदर्श है दलितों, किसानों, मजदूरों को साक्षर व शिक्षित करना आवश्यक है। ये शिक्षा का सबसे बड़ा आदर्श है। इसी प्रकार देखते हैं कि फ्रेरा का जो शैक्षिक चिंतन है वो प्लेटो के समय से चले आ रहे शैक्षिक चिंतन से हटकर मार्क्सवादी और उपनिवेश विरोधी चिंतन पर आधारित है। मीन्स जो फ्रेरा का शैक्षिक चिंतन यहाँ पर बात की गई है वो प्लेटो के समय से भी चला आ रहा शैक्षिक चिंतन से, उनसे भी हट करके मार्क्सवादी और उपनिवेश विरोधी चिंतन पर आधारित मानते हैं। उपनिवेशवादी शिक्षा ने समाज में एक तरफ, उपनिवेशवादी शिक्षा के अंतर्गत क्या हुआ कि एक तरफ दमनकर्ता और दूसरी तरफ दलित तैयार किए और एक ऐसे अन्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जिसमें मानवता लोप हो गई। मीन्स मानवता को समाप्त किया गया। दमनकर्ता और दलित इन दोनों को विकसित तैयार किया गया और यहाँ पर अन्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो गया, और जिसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि मानवता जो भी है वो विलुप्त होती चली गई। और देखते हैं फ्रेरे ने एक ऐसी शिक्षा पर बल दिया। फ्रेरे ने जैसे दलितों का शिक्षण विज्ञान जो पुस्तक है उसमें ऐसी शिक्षा का बल दिया जो दलितों में आत्मविश्वास पैदा करे, उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराए और उन्हें आगे बढ़ने योग्य बनाए जिससे अन्यायपूर्ण समाज के स्थान पर न्याय संगत समाज का निर्माण हो। मीन्स दलितों को शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और वो अपने आप को एक अस्तित्व के रूप में महसूस करें कि मेरा भी इस समाज में, इस विश्व में अस्तित्व कुछ ना कुछ है, और वो आगे बढ़ें, अपने आगे प्रोग्रेस डेवलप, अपने आप को डेवलप बनाएं। ठीक है, जिससे कह सकते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अन्यायपूर्ण जो अन्यायपूर्ण समाज होगा वहाँ पर एक न्याय संगत समाज का निर्माण होगा। ये कुछ भूमिका थी शैक्षिक चिंतन के विषय में। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का संप्रत्यय क्या है फ्रेरा के अनुसार? शिक्षा का संप्रत्यय ये हम पढ़ेंगे। पॉइंट आप लोग लिखते जाएंगे, वो कॉमन सारे पॉइंट हैं, सभी पॉइंट्स लगभग कॉमन है। शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा का उद्देश्य, पाठचर्या, ये सभी में आते हैं। तो पहला पॉइंट शिक्षा का संप्रत्यय। यहाँ पर देखते हैं कि फ्रेरा क्या कहते हैं। फ्रेरा के अनुसार मनुष्य जो भी कार्य करता है, व्यवहार करता है, वह किसी आवश्यकता के कारण ही करता है। मीन्स जो भी हम लोग व्यवहार या कार्य करते हैं वो किसी भी आवश्यकता के कारण ही करते हैं। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हम किसी भी कार्य के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप 30 स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो किसी कार्य के लिए ही आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, क्योंकि इसके 30 के अलावा भी बहुत सारे बच्चे आपके ही में 50 लोगों ने एडमिशन कराया, ठीक है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? मीन्स जिनको यहाँ पर कार्य की आवश्यकता है, व्यवहार की आवश्यकता हुई, उसी के कारण वो अपना व्यवहार या कार्य करता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए
ही करता है। मीन्स जो भी अपना कार्य करेगा वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, इसी के कारण ही हम अपना कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की भोजन करने की क्रिया में भी उसका उद्देश्य निहित होता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं उसमें भी हमारा एक उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्य क्या होता है भोजन करने की क्रिया में? कि हमको भूख लगती है, उस भूख की क्षुधा को शांत करने के लिए हम भोजन करते हैं। आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो भी आंतरिक आवश्यकताएं होंगी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं। मीन्स कुछ फ्रेरा कहते हैं कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होती है। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेरा। उसके बाद में कहते हैं स्पष्ट है कि मनुष्य की सभी क्रियाएं स्वउद्देश्य होती हैं। बस बिना किसी उद्देश्य की कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसमें मनोविज्ञान इस बात पर पूर्णतया सहमत है। मनोविज्ञान भी सहमत है कि बिना किसी उद्देश्य की कोई भी क्रिया नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन सब के उदाहरण पढ़े हैं। इनमें किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जंतु जो जानवर थे उन वो क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं। रिस्पांस एंड स्टिमुलस के परिप्रेक्ष्य रिस्पांस करते हैं। ये सारी चीज़ें देखते हैं कि किसी भी व्यवहार का जन्म, मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी व्यवहार का जन्म किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है। यदि एक क्रिया से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरी क्रियाएं करता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि अगर उस कार्य से वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे प्रकार से क्रियाएं करने लगते हैं कि हमें वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जैसे हम जॉब ही पाना चाह रहे हैं तो जॉब पाने के लिए या टीचर बनने के लिए जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, अगर इस क्रिया से हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे प्रकार की क्रियाएं करके उसकी पूर्ति करना शुरू कर देंगे। ठीक, स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ जो क्रिया करता है वह प्रतिक्रिया ही शिक्षा की प्रक्रिया है। मीन्स जो पर्यावरण के साथ में मीन्स आवश्यकता होगी, आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ में प्रतिक्रिया करेगा और वही प्रतिक्रिया ही शिक्षा की प्रक्रिया है। और उन्होंने फ्रेरा ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ जो भी प्रतिक्रिया करता है, जो भी प्रक्रिया करता है, उससे उसे क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। परिणाम उसका आवश्यकता की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन जो भी पर्यावरण के साथ में प्रतिक्रिया करेगा उससे उसको अनुभव प्राप्त अवश्य होगा। जैसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो हम उस एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई हो या डिसक्वालीफाई हो, लेकिन हमें उससे कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य प्राप्त होता है। तो फ्रेरा भी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि पर्यावरण के साथ जो भी हम प्रतिक्रिया करेंगे उससे हम सफलता पाएँ या ना पाएँ, लेकिन अनुभव उससे हमें अवश्य प्राप्त होता है। और ये अनुभव और इस अनुभव से व्यक्ति का विकास भी होता है। मीन्स अनुभव अगर प्राप्त होगा तो व्यक्ति का कुछ ना कुछ विकास अवश्य होगा। जैसे बचपन में हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, वो सीमित होती हैं, है ना। अब लोग सभी लोगों ने बचपन से गुजर कर आए हैं तो बचपन में हमारी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। क्यों सीमित होती हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है ना। जैसे बचपन में हम एक छोटे से खिलौने के लिए गाड़ी है, हम उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी प्रतिक्रिया करते हैं। अब उसके बाद में जैसे ही हम बड़े होंगे तो उस गाड़ी को एक यथार्थ के रूप में हम उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है। किंतु ये कहते हैं कि बचपन में हमारी आवश्यकताएं सीमित होती हैं क्योंकि हमारे ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। किंतु जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जानकारी का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। मीन्स हम चीज़ों के बारे में जानना और अधिक जानना शुरू करते हैं, जानते चले जाते हैं। हमारे अनुभवों में विविधता आती जाती है, अनुभवों में भी वृद्धि होती है।
ज्ञान में वृद्धि के कारण हमारी आवश्यकताओं के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। जैसे भी हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी और हमारी आवश्यकताओं के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। जैसे पहले एजुकेशन से ही ले लेते हैं, बीएड किया तो बीएड से सिर्फ हम क्या करते हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए प्राइमरी में ही मिल जाए या जूनियर में ही मिल जाए, ये हमारी आवश्यकता होगी। जैसे भी हमारा ज्ञान का क्षेत्र बढ़ा, एमएड करने आए, एमएड से हमें पता चला कि हमें जानकारी हुई कि हमारा एरिया प्राइमरी जॉब तक ही नहीं सीमित है, हमें एमएड के बाद में नेट भी करना है और पीएचडी के लिए भी पीएचडी के लिए भी कार्य करना है और उसके आगे हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमारी ये भी एक छोटी सी आवश्यकता, एक ये भी आवश्यकता हमारी जुड़ गई। मीन्स हमारे जैसे ही जैसे ज्ञान में वृद्धि होगी वैसे वैसे ही हमारी आवश्यकताओं के क्षेत्र में भी वृद्धि होती जाएगी और इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने से हमारे अनुभवों में भी वृद्धि होती जाती है। जितना भी आवश्यकताएं बढ़ेंगी हम फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे और कार्य करने से हमारे अनुभवों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भले ही सफलता ना मिले लेकिन अनुभव अवश्य होंगे। अब पहली बार में जो भी अभी नेक्स्ट नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, भले सफलता ना मिले लेकिन आपके अनुभव में वृद्धि होगी कि किस प्रकार से नेट का पेपर आता है, हमें किस प्रकार से अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों को विकास अवश्य होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी अवश्य होगी। तो ये क्या होगा, जब अनुभव में वृद्धि हो जाती है तो इसके फलस्वरूप हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होगा। अर्थात फ्रेरा के अनुसार क्या होगा, फ्रेरा कहते हैं बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो भी प्रयास करता है उससे ज्ञान में वृद्धि होती है और ज्ञान में वृद्धि होने से उसकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह नित्य नए नए प्रयास करता है। जो भी आवश्यकताएं होंगी, कहते हैं कि हम लोग नित्य नए नए प्रयास करते रहते हैं। किसी एग्ज़ाम को बीट करना है तो हम नित्य नए नए प्रयास करते हैं, हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे हम कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है जिससे हम अच्छी पढ़ाई कर सकें, कौन सी बुक अच्छी है जिससे हम अच्छा तरीके से पढ़ सकें। मीन्स हम लोग नित्य नए प्रयास करते जाते हैं और इन नए प्रयासों से नए ज्ञान का विकास होता है। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे हमें उससे नए ज्ञान का विकास भी होता जाएगा और यह चक्र कैसा है, जीवन भर चलता रहता है। जैसे ऐसा नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन और जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो हमारा चक्र है, संपूर्ण जीवन चलता रहता है। और जब ये जीवन चक्र चलेगा तो शिक्षा की प्रक्रिया भी जीवन भर चलती रहेगी। शिक्षा की प्रक्रिया में यहाँ पर होगा सीखने की प्रक्रिया, वो जीवन भर चलती रहेगी और वही जो सीख रहे हैं वही हमारी शिक्षा हो गई। जैसे प्रारंभ में हम लोग क्या सीखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि प्रारंभ में हम केवल अक्षर ज्ञान सीखते हैं, है ना। अक्षर सीखने से हमारे ज्ञान के क्षेत्र में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान सीख लिया और हमारे ज्ञान का क्षेत्र का विकास हो गया, जिससे हमें और अधिक जानने की आवश्यकता होगी। जब हमारे पास में अक्षर ज्ञान आ गया, हम लोग और सीखने की कोशिश किए और अधिक जानने की आवश्यकता महसूस हुई, तब हम क्या किए, तब हम लोगों ने भाषा ज्ञान को भी सीख लिया और भाषा ज्ञान सीखने के पश्चात में हमने सरल साहित्य पढ़ना सीख लिया, सरल साहित्य पढ़ने की भी कोशिश करने लगे और यह क्रम निरंतर चलता गया, चलता चला रहता है। सरल साहित्य पढ़ते हैं, फिर और भी साहित्य पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। धीरे धीरे हम उस साहित्य का क्षेत्र इतना बढ़ता है कि हम खुद भी वो साहित्य रचने लगते हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, मतलब सब सारी चीज़ें डेवलप होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जो भी आवश्यकता पूर्ति होगी उसके साधन भी तो कुछ होंगे और उस साधन का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें समाज से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही साधन
मतलब वो ज्ञान हमें समाज से ही मिलता है और साधन का स्वरूप भी समाज ही निर्धारित करता है। मीन्स जो भी साधन होगा वो समाज ही निर्धारित करेगा। उदाहरण के लिए जैसे शरीर ढकने के लिए हमें वस्त्र, एक साधन का ज्ञान समाज से ही प्राप्त हुआ। शरीर ढकना है तो वस्त्र, हमें वस्त्र से ढकेंगे, और ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये साधन कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें समाज से ही प्राप्त हुआ है। और इसके साथ में क्या हुआ कि जो समाज है, समाज ने ही वस्त्रों का स्वरूप भी निर्धारित किया, है ना। समाज ने ही निर्धारित कर दिया कि वस्त्रों का स्वरूप किस प्रकार से होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ग्रामीण समाज में देख लेते हैं कि छोटी उम्र से ही लड़कियां क्या है, साड़ी पहनना शुरू कर देती हैं या जो भी वस्त्र हैं वहाँ पहनना शुरू करती हैं। और शहरी समाज में क्या होता है कि काफ़ी उम्र तक लड़कियां होती हैं कुर्ता, स्कर्ट, जीन्स, टॉप जैसे वस्त्र पहनती रहती हैं। तो ये सारा समाज ही हम उस स्वरूप को निर्धारित भी करता है। समाज में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्तरों की योग्यता वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। समाज होता है तो विभिन्न प्रकार के, एक ही कार्य तो निश्चित नहीं होगा कि वस्त्र ही बनाना है या कुछ भी कार्य करना है, एक ही कार्य निश्चित नहीं होता है। समाज में बहुत सारे कार्य हैं और उन कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्तर वाले, योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हम भवन निर्माण की योजना, भवन निर्माण करना चाहते हैं, अपना एक घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो उस भवन निर्माण के लिए एक प्लान बनाने वाला होना चाहिए, ब्लूप्रिंट बनाने वाला। मीन्स मैप, जैसे इंजीनियर होता है वो मैप बनाता है किस प्रकार से हमारा ये भवन बनेगा। उसके बाद में उस भवन को क्रियान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, जिसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, ठीक है। उन लोगों की आवश्यकता होगी। उस योजना को पूर्ण करने के लिए हमें दीवार बनाने वाले अलग चाहिए, फर्श बनाने वाले अलग चाहिए, छत बनाने वाले अलग लोग मिलते हैं, वायरिंग करने वाले अलग लोग हो जाते हैं, फिटिंग करने वाले अलग मिल जाते हैं, प्लम्बिंग वाले अलग मिल जाते हैं, रंगाई पुताई करने वाले अलग लोगों की आवश्यकता होती है। मतलब कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग्यता वाले व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी और विभिन्न प्रकार का कार्य करने वाले, जो विभिन्न प्रकार का कार्य करने वाले कारीगरों की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि समाज में विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्तरों की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अभी एजुकेशन के क्षेत्र में ले सकते हैं, हमें पढ़ाना है, सबको ज्ञान देना है, तो ज्ञान के लिए हम ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षक सारी चीज़ों को पढ़ा सके। कला संगीत वाले शिक्षक दूसरे होंगे, इंजीनियरिंग के शिक्षक दूसरे होंगे, एजुकेशन के दूसरे होंगे। एजुकेशन में कोई फिलॉसफिकल, साइकोलॉजिकल, रिसर्च मीन्स अलग अलग अध्यापकों की आवश्यकता होगी। और भी देखते हैं, जैसे मैथ पढ़ाने वाला अलग, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, हिस्ट्री का अलग होगा। मीन्स जितने भी विषय हैं उन सब के लिए अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता होगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अर्थात लास्ट में कह सकते हैं कि आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्ति वातावरण के साथ जो प्रतिक्रिया करता है, यही प्रतिक्रिया शिक्षा की प्रक्रिया है। मीन्स यही शिक्षा का संप्रत्यय है, एक शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट है। मीन्स उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षा के संप्रत्यय के बाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। फ्रेरा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार से है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य का क्या होता है, उद्देश्य हम लोगों ने रिसर्च में पढ़ा होगा कि उद्देश्य किसी भी कार्य को एक दिशा प्रदान करता है। इनसे बिना उद्देश्य के हम कहाँ जाएंगे ये हमें जानकारी नहीं होती है। हमें जैसे पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें एमएड करना है, तो एमएड के लिए हमें एमएड के कॉलेज को ही चयन करना होगा, तो हमारा एक उद्देश्य होगा। तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उस कॉलेज तक प्रतिदिन जाएंगे, ये हमारा एक उद्देश्य होगा। मीन्स उद्देश्य किसी भी कार्य को एक दिशा प्रदान करता है। सो उद्देश्य किया गया मानवीय प्रयास ही वास्तविक कर्म हो गया। मीन्स हमें सो उद्देश्य प्रकार से ही कर्म करना चाहिए, वही कर्म ही वास्तविक कर्म होगा। उद्देश्य हमारे चिंतन व कर्म को लक्ष्य केंद्रित करते हैं।
मीन्स उद्देश्य जो हम करते हैं कि हमारा चिंतन होता है, कर्म होता है, एक लक्ष्य केंद्रित कर देते हैं तथा क्रियाशीलता को उत्प्रेरणा व व्यवस्था प्रदान करते हैं। फ्रेरा कहते हैं कि बिना उद्देश्य के मनुष्य के कार्य को आचरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वे उद्देश्य चाहे सही हो या गलत, मीन्स उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य फ्रेरा के अनुसार कह सकते हैं कि उस उद्देश्य सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मिथकी भी हो सकते हैं, अमिथकी भी हो सकते हैं, निष्कपट भी हो सकते हैं, आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। मीन्स उद्देश्य का स्वरूप किसी भी प्रकार से हो सकता है। और कहते हैं कि फ्रेरा कहते हैं दलितों के प्रति संवेद फ्रेरा आप लोग पहले ही आप लोगों को जानकारी दी है कि फ्रेरा दलितों के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया है जिससे दलितों का विकास हो और समाज से दमनकर्ता एवं दलितों का वर्गभेद भी समाप्त हो। मीन्स दलितों के प्रति वो अधिक संवेदनशील या कह सकते हैं दलितों के वे मसीहा थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा पर बल दिया है कि सभी दलितों का भी विकास हो और समाजकर्ताओं में भेदभाव, वर्गभेद, ये सारी चीज़ें भी समाप्त हों और सभी का विकास हो, सभी लोग आगे बढ़ें। अब कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं पालो फ्रेरे के द्वारा, उन उद्देश्यों को पढ़ेंगे। उद्देश्य इनके तो बहुत सारे हैं, कुछ मुख्य, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला उद्देश्य आप लोग नोट भी कर सकते हो या बुक्स में भी आप लोग देख सकते हो। उद्देश्य होगा मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास। पहला उद्देश्य होगा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास। इसके बारे में देखते हैं कि फ्रेरा के विचार क्या हैं। फ्रेरा कहते हैं कि समाज में एक वर्ग, जैसे अभी पहले दलितों वाले में पढ़ा है, एक वर्ग कौन होगा? संपन्न वर्ग होगा। दूसरा वर्ग विपन्न वर्ग का दमन अपने में अमानवीय है। मीन्स संपन्न और विपन्नों का दमन ये एक मानवता की श्रेणी में नहीं आता है। अब इसे दूर करने के लिए मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास करना आवश्यक है। मीन्स जो अमानवीय कृत्य हैं इनको हमें दूर करना है और मनुष्यों में क्या करना है? मानवीय गुणों का विकास करना है, जिससे एक दूसरे के लोगों को समझ सके, एक दूसरों पर अपना अधिकार ना स्थापित कर सके। मतलब सभी मनुष्यों का समाज में बराबर का स्थान हो। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में पालो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास। मानवीय मूल्यों में, मानवीय गुणों में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? जैसे मानवीय मूल्य बहुत से होंगे, जिसमें से थोड़े से ले सकते हैं। प्रेम, सहयोग और सेवा पर विशेष बल दिया है मानवीय मूल्यों में। पालो फ्रेरे ने प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए। ये मानवीय मूल्य होंगे। ठीक है। अब इसके बाद में जो शिक्षा के उद्देश्य में नेक्स्ट पॉइंट के पर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रीय मूल्यों का विकास। इसके अंतर्गत पालो फ्रेरे क्या कहते हैं? फ्रेरे लोकतंत्र के हामी थे। मीन्स वो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को मानते थे। वे मानवीय तंत्र मानते थे। मीन्स मानवीय तंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा। लोकतंत्र में मूल सिद्धांत होते हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, ये सारे सिद्धांत होते हैं। तो उनका विश्वास था, मीन्स फ्रेरे का विश्वास था कि यदि मनुष्यों में इनका विकास मूल्यों के रूप में किया जाए तो इससे वर्गहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है और समाज से दमनकर्ता और दलित वर्ग भेद समाप्त किया जा सकता है। मीन्स जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, ये सारी चीज़ें डेवलप जब समाज में निर्माण हो जाएगा तो यहाँ इससे दलित वर्ग और दमनकर्ता वर्ग का भेद भी समाप्त हो जाएगा। और फ्रेरा कहते हैं कि यह समय की आवश्यकता है और यह कार्य केवल शिक्षा को ही करना चाहिए। मीन्स यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट होगा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों का निर्माण। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों का निर्माण। फ्रेरा कहते हैं, फ्रेरा ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों को, जैसे हम लोग आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कार्य किए थे, तो यहाँ आ सकते हैं व्यक्तियों को अपनी जीविका के लिए, व्यक्तियों को अपनी जीविका के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। बहुत से कार्य करने होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई में बहुत से कार्य करेंगे। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं। और राज्य को क्या होता है कि अनेक व्यवस्थाएं जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और यातायात के लिए करनी होती है। और इन सबके संपादन के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता होना आवश्यक होता है। और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य है। ठीक है, मीन्स अलग अलग प्रकार के कार्य करने होंगे और अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए राज्य को भी व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी। हाँ, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, उद्योगों के लिए कुशल कर्मकारों और तकनीशियों का निर्माण। मीन्स जैसे हमें विभिन्न लोगों की आवश्यकता होगी विभिन्न क्षेत्रों में लिए, तो उसके लिए क्या होगी, कुशल कर्मकार होने चाहिए, कुशल तकनीशियन होने चाहिए, उनका भी हमें निर्माण करना चाहिए। तो फ्रेरे क्या कहते हैं, फ्रेरे ब्राज़ील के थे, तो वहाँ पर पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज़ी पर थी। मीन्स जिस समय फ्रेरा थे उस समय क्या हो, औद्योगिक प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से हुई। वो आधुनिक समय के 1921 के बाद में उस समय औद्योगिकरण काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण कुशल कर्मकार और तकनीशियनों की मांग बढ़ रही थी। जैसे भी कोई भी चीज़ नई डेवलप होती है तो उसके लिए कुशल लोगों की आवश्यकता होगी। जैसे भी अभी जब हम लोगों का 4 वर्षीय बीएड सत्र शुरू होगा, जो इंटर के बाद में शुरू होगा, तो उसमें बहुत से ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो मीन्स कहते हैं, और वो अध्यापक कुशल होने चाहिए, तो इससे अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसी प्रकार से वहाँ भी यही हुआ था कि कुशल कर्मकारों तकनीशियों का निर्माण हुआ था। तो यहीं पर फ्रेरे ने मांग की थी कि इसकी पूर्ति केवल शिक्षा ही कर सकती है, इसलिए शिक्षा की पूर्ति ही ये कुशल कर्मकारों तकनीशियों का निर्माण कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास की शिक्षा किस प्रकार से होगी, इसके बारे में फ्रेरे के विचार क्या हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फ्रेरे शिक्षा को सांस्कृतिक आक्रमण के विरुद्ध लड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। शिक्षा को मानते हैं कि सांस्कृतिक आक्रमण के विरुद्ध एक साधन मानते हैं। इनका मत है कि सुधार, विकास या शिक्षा के नाम पर किसी की संस्कृति को हे या गलत ठहराते हुए उस पर जबरन अपने मूल्य व मापदंड थोपना नितांत अनुचित है। फ्रेरे ऐसी परंपराओं में बदलाव की मांग करते हैं जिनसे समाज के किसी वर्ग या पक्ष का उत्पीड़न होता है, मानव विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। मीन्स ऐसी परंपराएं जो समाज में संस्कृति के पेच में आ जाती हैं, उन परंपराओं की बदलाव की मांग करते हैं फ्रेरे। वो कहते हैं कि जो से समाज में किसी एक वर्ग का या पक्ष का उत्पीड़न हो रहा है, तो उस या मानव का विकास अवरुद्ध हो रहा है, मार्ग का विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो उस परंपराओं को बदल देना चाहिए। रूढ़ियाँ व प्रथाएं यदि जंजीर बनकर चेतना को कुंद कर देती हैं तो उनमें परिवर्तन लाया ही जाना चाहिए। जैसे बहुत सी रूढ़ियाँ या प्रथाएं थीं, यदि उनसे
कष्टदायी हो रही हैं, मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो उनमें परिवर्तन लाया ही जाना चाहिए। जैसे हमारे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सारी चीज़ें प्रथाएं बना करके संस्कृति का नाम दे करके उसको बना दिया, तो इनमें परिवर्तन लाना जरूरी चाहिए। उसके बाद में सांस्कृतिक परिवर्तन के इस कार्य को बड़ी मतलब ऐसा परिवर्तन करना है जो भी, तो परिवर्तन ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए। इस परिवर्तन के कार्य को बड़ी बुद्धिमत्ता, चातुर्य व धैर्य के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। मीन्स उसमें हमला बोलने वाले अंदाज में नहीं कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक हमला नहीं करना है। उसको उसमें बुद्धिमत्ता भी दिखानी है, चातुर्यता भी दिखानी है, धैर्य के साथ में उसका परिवर्तन किया जाना चाहिए। फ्रेरे यहाँ पर सचेत भी करते हैं, जिन्हें आप शिक्षित करते हैं उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान भाव रखे बगैर उनका विश्वास आप अर्जित नहीं कर सकते। कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना और उनमें ऐसी कुरीतियों को स्वयं बदल डालने की तत्परता उत्पन्न कर देना ही उत्तम शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। मीन्स उनमें जो भी कुरीतियाँ हैं उनको बदलना है, तो उनमें एक उत्तम शिक्षक ही उसका प्रयास कर सकता है, उसको करना चाहिए। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, लैंगिक समानता असमानता का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लैटिन अमेरिका की प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा को ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें पुरुषों को खाना बनाने से रोकती है। वहाँ की परंपरा है, जैसे फ्रेरा ने उस समय देखा था, खाना बनाने की परंपरा है, वो रोकती है पुरुषों को। यह तथ्य का विश्लेषण यही होगा कि पुरुषों ने परंपरा का निर्माण किया, पुरुषों ने यही परंपरा का निर्माण किया कि पुरुष खाना नहीं बनाएंगे। यह उन्हीं की बनाई हुई धारणा है कि यदि पुरुष खाना बनाएंगे तो वे पुरुष नहीं रह जाएंगे। मीन्स अगर कहते हैं ना, अभी भी हम लोग अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि जो पुरुष खाना बना रहा है तो क्या कहते हैं कि तुम पुरुष नहीं स्त्री हो, ये सारी धारणाएं बनती जाती हैं। तो यही विचार उस समय भी हो रहे थे लैटिन अमेरिका में कि पुरुष अगर खाना बनाएंगे तो वो पुरुष नहीं रह जाएंगे। इस धारणा का पुरुषों ने लाभ उठाया। और दूसरे समुदाय की ओर जाते हैं तो दूसरे समुदाय का एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें पुरुष घर का एक काम भी नहीं करते हैं, महिलाएं घर में भी काम करती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। पुरुष बाहर से आते हैं घूम के या कहीं से भी आए, खाते हैं और सो जाते हैं। ये परंपरा बनी है। महिलाएं खेत में काम करती हैं, खेत के आने के पश्चात घर में भी काम करना पड़ता है। ये परंपरा बना दी गई, ऐसी परंपरा बन जाती है। तो इन परंपराओं को तोड़ना जरूरी है। मतलब यहाँ पर लैंगिक असमानता है, इन लैंगिक असमानता को हमें दूर करना है, और दूर करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होगी और उसको बुद्धिमत्ता चातुर्यता के साथ में इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इस स्थिति में फ्रेरा अपना पक्ष व पद्धति स्पष्ट करते हैं कि अब मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि फ्रेरा, हम लोग जानते हैं कि एक अध्यापक के पद पर कार्य किया था। तो यहाँ पर फ्रेरा क्या कहते हैं, इन दो विचारों पर, जो लैटिन अमेरिका की संस्कृति थी और एक समुदाय की परंपरा थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उनके क्या प्रश्न है, क्या विचार हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अब मैं एक अध्यापक हूँ और इस समुदाय के साथ कार्यशाला में विचार विमर्श कर रहा हूँ। एक कार्यशाला में से यहाँ पर वर्कशॉप या सेमिनार होगा, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ में इस बात पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री की समानता के परिप्रेक्ष्य में। तो मेरा सवाल या फ्रेरा का सवाल ये है कि इस समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा, जिसका मैं सम्मान करता हूँ, से जुड़े बिना क्या मेरे लिए जीवन व्यतीत करना संभव है। तो वहाँ पर कहते हैं मैं उनकी परंपरागत संस्कृति का सम्मान करता हूँ। मतलब जो भी संस्कृति, कोई भी संस्कृति, कहीं भी संस्कृति बनाई गई है तो उस संस्कृति का फ्रेरा कहते हैं मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी आलोचना ना करूँ। मीन सम्मान तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में उन सबकी हम आलोचना भी करेंगे। और आलोचना क्यों? मैं उस समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के सामने
एक चुनौती रख रहा हूँ। मीन्स पुरुष और महिलाएं दोनों के सामने एक चुनौती रख रहा हूँ कि वे अपनी संस्कृति को नए नज़रिए से देखें और यह समझें कि मनुष्यता की दृष्टि से यह कितना गलत है। जैसे पुरुष काम नहीं कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, खेतों में भी घर में भी काम कर रही हैं, तो ये समझें और मनुष्यता की एक मानव होने की दृष्टि से समझें कि ये कितना गलत है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि परंपरा ने तय किया कि स्त्री, मतलब फ्रेरा से किसी व्यक्ति ने कहा था कि परंपरा ने ही ये तय किया है कि स्त्री पकाएगी और पुरुष केवल खाएगा। ऐसा नहीं है। फ्रेरा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जानबूझकर एक प्रकार की तय की गई नियत है, परंपरा नहीं है ये। फ्रेरा कहते हैं ये एक परंपरा नहीं है कि स्त्री पकाएगी पुरुष खाएगा। मीन्स ये एक जानबूझकर एक प्रकार का तय की गई नियत है। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, और यदि संस्कृति और ऐतिहासिक है तो इसे बदला भी जा सकता है। अतः बदलने की संभावना को हमें सामने रखना अनैतिक नहीं है। मीन्स ये अनैतिक कार्य नहीं है कि हम जो भी बदलना चाह रहे हैं तो वो अनैतिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्रेरा समाज द्वारा मानव मस्तिष्क को पूर्व निर्धारित सांचों में ढालने का विरोध करते हैं। मीन्स जो भी पूर्व निर्धारित हम सांचे, पूर्व निर्धारित मूल्य परंपराएं, रूढ़िवादिता ये बना दी हैं, तो उस ढालने का वो विरोध करते हैं। सृजन व नवनिर्माण के उद्देश्य से रूढ़ियों व परंपराओं को तोड़ना वे अनुचित नहीं मानते। जैसे सृजन करना है, नवनिर्माण का उद्देश्य करना है, तो वो रूढ़ियों व परंपराओं को अनुचित नहीं वो उनको तोड़ देना अनुचित नहीं मानते। भले ही कुछ लोग ऐसा करने को गलत ठहराएंगे। जैसे कोई भी रूढ़िवादिता या परंपरा आप तोड़ रहे हो तो कुछ लोग तो उसका विरोध अवश्य ही करेंगे, गलत उसको बताएंगे। मानव अस्तित्व की दृष्टि से फ्रेरे इस संबंध विच्छेद को आवश्यक मानते हैं। मनुष्यता की दृष्टि से, मानव अस्तित्व की दृष्टि से फ्रेरे कहते हैं कि यह संबंध विच्छेद या ये रूढ़िवादिता या परंपरा एक जरूरी है और आवश्यक भी है। फ्रेरे सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। धर्म, प्रजाति, लिंग या किसी भी प्रकार के भेदभाव का ये विरोध करते हैं। मीन्स धर्म के बाद में धर्म से भेदभाव हम कर रहे हैं, प्रजाति से कर रहे हैं, लिंग से कर रहे हैं, या अन्य जो भी भेद से हम भेद कर पा रहे हैं किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, तो वो भेद नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि सामाजिक रीति रिवाज आदि अलगाव पैदा करते हैं। जो समाज के रीति रिवाज बनाए जाते हैं वो हम सबको अलगाव की दिशा में ले जाते हैं। तो निश्चय ही, और जो ये अलगाव हम पैदा करेंगे, निश्चय ही हमें उन्हें बदल डालना चाहिए। ये फ्रेरा का विचार थे। संस्कृति का मूल्यांकन, आलोचना, इसे स्वीकार करना व समझना और इस दिशा में कुछ करना वे भावी शिक्षक का दायित्व मानते हैं। मीन्स भावी शिक्षक का जो शिक्षक हैं उनका दायित्व यही होगा कि संस्कृति का मूल्यांकन, आलोचना, इसे स्वीकार करना, इसको समझाना और ये किस दिशा में क्या हम कर सकते हैं, ये शिक्षक का कार्य होगा और इसको विद्यार्थियों के और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद में फ्रेरा अपनी पुस्तक आप लोगों को पुस्तक बताई थी। इनकी पुस्तक थी द लेटर्स टू गिनी बिसाऊ। ये पुस्तक है, उसमें ये लिखते हैं, बताते हैं कि महान अफ्रीकी नेता एक थे एमेलिकर कैब्राल। ये अफ्रीका के एक महान नेता थे, एमेलिकर कैब्राल। इनके बारे में बता रहे हैं। उस पुस्तक में इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने सांस्कृतिक समस्याओं को कैसे हल करते थे। मीन्स फ्रेरा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एमेलिकर कैब्राल सांस्कृतिक समस्याओं को किस प्रकार से हल करते थे, ये पुस्तक में लिखते हैं। एक युद्ध के दौरान एमेलिकर क्या करते हैं, एक युद्ध के दौरान एमेलिकर कैब्राल ने हमेशा गोष्ठियों का आयोजन किया। मीन्स युद्ध होता था उस समय, गोष्ठी का आयोजन कैब्राल अवश्य करते थे और उन गोष्ठी में से सभाएं करते थे। उसमें उन्होंने युद्ध में शामिल कुछ व्यक्तियों को भी इन गोष्ठियों में शामिल किया। मतलब युद्ध जो कर रहे थे सैनिक, उनको भी इस गोष्ठियों में शामिल करते थे।
पेड़ की छाया में वे युद्ध के बारे में विचार विमर्श और मूल्यांकन किया करते थे, परंतु लोगों के साथ बातचीत के क्रम में, मतलब वो युद्ध के बारे में तो विचार विमर्श और उसका मूल्यांकन करते थे, इसके साथ में वो बातचीत के इसी क्रम में वे विज्ञान, संस्कृति, शिक्षण आदि से जुड़े मुद्दों पर भी अवश्य बातचीत करते थे। और एक गोष्ठी मतलब गोष्ठी लगातार जैसे करते रहते थे, तो एक गोष्ठी में उन्होंने ताबीज़ की ताकत को बहस का मुद्दा बताया। ताबीज़ जैसे हम लोग पहनते हैं, कई सारे ऐसे टूने के वाले चीज़ों को पहनते हैं, आप लोग भी इंडियन वाले जानते, भारतीय लोग जानते हैं ताबीज़। उनके बीच में एक मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि आप में से एक ने मुझसे कहा, मीन्स जो भी सभा में गोष्ठी में थे उनमें से किसी ने कहा होगा एमिल्कर कैब्राल से कि आप अपने ताबीज़ की वजह से बच पाए। मीन्स जो युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध में आपने ताबीज़ पहना था, उस ताबीज़ की वजह से आप बच पाए हो। अब एमिल्कर कैब्राल कहते हैं कि ये कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमने खुद को पुर्तगालियों की गोलियों से बचाया है। हमें खुद यह जानना चाहिए कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पुत्रियाँ मीन्स जो आगे आने वाली पीढ़ी है कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही खूबसूरती से लड़ाई लड़ी, परंतु उनके विचार कुछ अजीब से थे। मीन्स वो लोग कहते हैं कि वो ताबीज़ की वजह से बचे नहीं, हमें ऐसा करना, ऐसा अपने डेवलप करना चाहिए, ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि इन ताबीज़ से नहीं लड़े, हम अपनी जो हमारी वीरता है उस वीरता से हम अपने आप को बचा पाए, हम इस युद्ध को जीत पाए। कह सकते हैं वे अपनी संस्कृति का सम्मान करते थे। जो एमिल्कर कैब्राल थे वो अपनी संस्कृति का सम्मान करते थे, परंतु वे संस्कृति की कमजोरियों से लड़ते भी रहते थे। मीन्स जो भी संस्कृति में कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर भी किया जाए। संस्कृति के बारे में एमिल्कर कैब्राल ने कहा कि प्रत्येक संस्कृति का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। हमें सकारात्मक पक्ष का विकास करना चाहिए। जैसे हम आप लोगों को भी कई बार बताते हैं कि हर एक पहलू के दो पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक अवश्य होते हैं, तो यहाँ पर एमिल्कर कैब्राल ने भी कहा है कि संस्कृति के सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष होते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या होगा, हमें विकास की ओर ले जाएगा, और नकारात्मक पक्ष विजय प्राप्त, जो नकारात्मक पक्ष है वो हमें नीचे की ओर ले जाएगा। तो हमें उन पर नकारात्मक पक्ष पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ताबीज़ की ताकत पर भरोसा संस्कृति की एक बहुत बड़ी कमी है। ये ताबीज़ की ताकत पर हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक पक्ष है, और हम कह सकते हैं कि संस्कृति की एक बहुत बड़ी कमी है। ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि जो ताबीज़ में भरोसा रखते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं, उन्हें 2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन मेरे लिए उससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो एमिल्कर ने कहा उससे ना कहा जाए। मीन्स अगर जो ताबीज़ पर विचार करते हैं कि ये ताबीज़ की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो हमें इस पर बेवकूफ़ कहना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक विकास की शिक्षा, फ्रेरा कहते हैं कि सांस्कृतिक विकास की भी शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके आगे के कुछ पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।